व्यवसाय अध्ययन के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कड़ी हम आज प्रारंभ करने वाले हैं, उसमें अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, इस चैप्टर से हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे। तो इसका पहला ही प्रश्न आता है, प्रबंध की परिभाषा दीजिए। तो प्रबंध से तात्पर्य किसी व्यवसाय या फर्म में या उद्योग में या व्यवसाय में निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय क्रियाओं का उचित निर्देशन, मार्गदर्शन, समन्वय करना और उचित लक्ष्य को प्राप्त करना ही प्रबंध कहलाता है। अर्थात मानवीय क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करने के पश्चात ही हम कह सकते हैं कि वह व्यापार या व्यवसाय है वो प्रबंधित तरीके से चल रहा है। तो यही क्या है, प्रबंध की परिभाषा कहलाती है। प्रबंध की कुशलता से क्या अभिप्राय है? प्रबंध की कुशलता से तात्पर्य है कि हम व्यवसाय के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय में जितनी भी क्रियाएं हो रही है एवं संसाधनों का प्रयोग करके न्यूनतम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना एवं व्यवसाय को लाभ प्राप्त करना ही क्या होगा, कुशल प्रबंध होगा। कुशल प्रबंध के लिए हम जो उसको जिनको मैनेज करना है, प्रबंध करना है, उसको बोलते हैं प्रबंध के 5M, है ना। किन 5M को हमको मैनेज करना है संसाधनों को। तो सबसे पहला है मानव को, ह्यूमन बींग्स, मानव को फर्स्ट M है मानव, दूसरा M है मशीन, तीसरा M है माल, फोर्थ M है मेथड और फिफ्थ M है मनी। तो हम इन 5 M को क्या करना है, मैनेज करना है। अगर हम इन उत्पादन के 5 संसाधनों को हम सही प्रकार से कुशलतापूर्वक उपयोग कर लेंगे और हमारे व्यवसाय को लाभ प्राप्त होगा, तब कह सकते हैं कि व्यवसायिक प्रबंध क्या है, कुशलतापूर्वक चल रहा है। प्रबंध एक पेशे के रूप में स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रबंध एक पेशे के रूप में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यापार या व्यवसाय का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना रहता है। लाभ प्राप्त करने के लिए व्यवसाय अपने जो व्यवसाय है, उपक्रम है या जिस भी सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा पेशेवर व्यक्तियों की मांग बढ़ गई है। पेशेवर व्यक्ति बहुत अपनी मेहनत, परिश्रम, अपने ज्ञान से किसी भी व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अतः जो पेशेवर व्यक्ति है उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि पेशेवर व्यक्ति को अपने जो कार्य के संबंध में पूर्णतः क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए। पेशेवर व्यक्ति अपने जो कार्य के संबंध में तकनीकी ज्ञान में दक्ष होना चाहिए। पेशेवर व्यक्ति है अपने कार्य के बदले पारिश्रमिक प्राप्त करता है। पेशेवर व्यक्ति है अपने कार्य में दक्ष, कुशल और प्रशिक्षित होता है। पेशेवर व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अपने अनुसंधान और नवाचार में लगातार लगे रहता है। प्रबंधक में जो पेशेवर व्यक्ति है वह व्यक्ति होता है जो अपने कार्यों से किसी भी व्यवसाय में बहुत ज़्यादा लाभ और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मददगार हो सकता है। इसीलिए पेशेवर व्यक्ति में ये प्रमुख गुण होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में। प्रबंध को प्रक्रिया कैसे कह सकते हैं? तो प्रक्रिया या प्रोसेस का तात्पर्य होता है वे सभी क्रियाएं या वे समस्त क्रियाएं जो लगातार चलते रहती है और एक प्रोसेस में चलती है, एक के बाद एक क्रियाएं चलते रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो प्रबंध को एक प्रक्रिया या प्रोसेस इस प्रकार कह सकते हैं क्योंकि प्रबंध का जो प्रारंभ होता है निश्चित उद्देश्य और लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पहले हमारा जो क्रिया होता है, सबसे पहले हम नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। उसके बाद कार्य विभाजन करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, नियुक्तिकरण करते हैं, निर्देशन करते हैं, नियंत्रण करते हैं और इसके पश्चात जो समस्त कार्यों के मध्य क्या स्थापित करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्त क्रियाएं हैं, नियोजन, कार्य विभाजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय, ये सारी क्रियाएं हमको प्रक्रिया के रूप में करनी पड़ती है। इसलिए प्रबंध को क्या कहा गया है, प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में कह सकते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि प्रबंध है विज्ञान है या कला है ना। तो हम इसको क्लास में अच्छे तरीके से समझाए थे कि प्रबंध एक कला के रूप में और प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। कला का मतलब क्या होता है कि वह समस्त क्रियाएं जिसको मनुष्य अपने इच्छा से करता है और उस कार्य को निरंतर करते हुए निरंतर अभ्यास से अपनी कुशलता और दक्षता से उसको सुंदर तरीके से कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है। उसी को क्या कहा जाता है, कला कहा जाता है। ये कला का विशेषता है। तो हमारा प्रबंध एक कला है, क्योंकि प्रबंध में भी हमारे जो निश्चित उद्देश्य है, व्यावसायिक उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम नियोजन करते हैं। नियोजन की जो प्लानिंग होती है उसके लिए भी हमको निरंतर अभ्यास, अपने कार्यों में कुशलता और दक्षता के पश्चात और लगातार प्रक्रिया के रूप में करने के पश्चात हम उस कार्य का जो ऐच्छिक परिणाम प्राप्त करते हैं। इसलिए जो प्रबंध है उसको क्या कहा जाता है, कला कहा जाता है। प्रबंध एक विज्ञान के रूप में, प्रबंध को विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो विज्ञान है, विज्ञान के किस पर आधारित होता है, विज्ञान के जो है वो पूरी तरीके से किस पर, प्रयोग के और प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, तब किसी विषय को विज्ञान कहा जाता है। तो हमारा प्रबंध है उसे हम विज्ञान इस कारण कह सकते हैं क्योंकि प्रबंधकीय कार्य करने के लिए भी हमको क्या क्या करना पड़ता है, क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। उसके पश्चात कारण एवं परिणामों के बीच संबंध स्थापित करना पड़ता है। ये जो हमारा जो विज्ञान है वो किस पर कार्य करता है, नियम एवं सिद्धांतों पर कार्य करता है। उसी प्रकार प्रबंध भी क्या करता है, नियम एवं सिद्धांतों पर कार्य करता है। और इसका जो परिणाम है वो अधिकतर क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सर्वमान्य सत्य होते हैं और प्रयोग पर आधारित है। तो इन सब विशेषताएं हैं जो प्रबंध में भी पाई जाती है। इस कारण हम क्या कह सकते हैं, प्रबंध एक कला भी है और प्रबंध एक विज्ञान भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। प्रबंध एक जन्मजात प्रक्रिया है या अर्जित प्रक्रिया है, ये नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। तो प्रबंध एक जन्मजात प्रक्रिया भी हो सकती है और प्रबंध एक अर्जित प्रक्रिया भी हो सकती है। जन्मजात प्रक्रिया हम प्रबंध को इसलिए कहते हैं, जन्मजात प्रक्रिया के अंतर्गत वे समस्त गुण किसी व्यक्ति में निहित होते हैं जो एक प्रबंधक में होने चाहिए। वे जो गुण हैं, जो प्रबंधक की क्रिया से संबंधित गुण हैं, वो इनको पारिवारिक गुण हैं, वो जन्म के रूप में जन्म के समय ही अर्जित रूप में इनको प्राप्त हो जाती है। जैसे कि एक गायक है और एक नर्तकी है या किसी भी प्रकार के कलाकार हैं जो जन्म से ही सुंदर कलाकृति, सुंदर गायन और सुंदर नृत्य प्रस्तुत करते हैं, ये किसी विशेष ट्रेनिंग को नहीं किए रहते हैं। तो ये अपने निरंतर अभ्यास भी कह सकते हैं, पारिवारिक गुण हो या जन्मजात गुणों से ये दूसरे लोगों से कार्य कराने की क्रिया को अच्छी तरह से कर पाते हैं, या फिर स्वयं है वो किसी कार्य को बहुत अच्छे से कलात्मक रूप से करते हैं। इसी कारण इसके लिए बहुत ज़्यादा जिन लोग बाहर जाके ट्रेनिंग, योग्यता या बहुत ज़्यादा चातुर्य को ग्रहण नहीं करते, इसी कारण इसको जन्मजात प्रक्रिया कहते हैं। परंतु आजकल जो प्रबंध की क्रियाएं हैं वे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में प्रबंध को एक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल है MBA। आजकल जो MBA की डिग्री लेते हैं, MBA की डिमांड बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में, औद्योगिक संस्थाओं में, कंपनियों में, उद्योग व्यापार में बहुत ज़्यादा इनकी मांग बढ़ चुकी है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो है जो प्रबंध की क्रियाएं हैं ये जन्मजात से नहीं, इसको सीखते हैं। इन लोग शिक्षण और प्रशिक्षण के रूप में, पाठ्यक्रम के रूप में पढ़कर जो प्रबंध की क्रियाएं हैं उसको सीखते हैं। और राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की संस्थाएं चल रही है जो बहुत अच्छे MBA को तैयार कर रहे हैं। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि आजकल जो प्रबंध है वो जन्मजात प्रक्रिया ना होकर के अर्जित प्रक्रिया भी
हो सकती है। अर्थात अगर हम इसके उत्तर लिखेंगे कि प्रबंध जन्मजात प्रक्रिया भी है और अर्जित प्रक्रिया है, तो ये पूरा तरीके से सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जो प्रबंध है उसके महत्व को समझाइए। भारत में प्रबंध के महत्व को समझाइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में यह प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है। मैं इस वीडियो में उन्हीं ही प्रश्नों को ले रही हूँ जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है वो पूछते हैं। तो भारत में प्रबंध का महत्व, तो भारत में प्रबंध का महत्वपूर्ण महत्व है कि यह क्या है, हमारे भारत का आधारभूत विकास को क्या करता है, दिखाता है। क्योंकि किसी भी देश की जो आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी वहाँ के व्यापार और उद्योग होते हैं, और अगर वहाँ का व्यापार और उद्योग है वो ग्रो करेगा, तरक्की करेगा, तभी वह देश क्या हो सकता है, विकसित हो सकता है। इसी कारण भारत में प्रबंध का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए वहाँ का प्रबंधकीय ढांचा बहुत मजबूत होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में प्रबंध का महत्व आधारभूत विकास के लिए है। दूसरा है औद्योगिकरण की प्रगति तेज, है ना। अगर किसी देश में जो प्रबंधकीय ढांचा मजबूत रहेगा, अच्छे मैनेजमेंट कंपनियां होगी, प्रबंध के अच्छे उपाय होंगे, तो वहाँ का औद्योगिकरण की गति है वो काफ़ी तेज होगी। तीसरा पॉइंट रहेगा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अच्छा प्रबंधकीय व्यापार व्यवसाय होगा, हमारे देश में व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी, प्रबंधकीय विकास होगा, तो क्या होगा, व्यापार और रोजगार में क्या हो जाएगी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। फोर्थ पॉइंट है लाभ प्राप्ति। अगर हमारे भारत को बहुत अधिक राजस्व के रूप में लाभ प्राप्त होगा, और क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट होगा आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन। हमारे देश में अच्छे से प्रबंधकीय क्रियाएं होंगी तो हमारा देश क्या करेगा, तरक्की करेगा, विकास होगा, अर्थात क्या होगा, औद्योगिकरण को क्या होगा, प्रोत्साहन होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर अभी हम लोग ने चर्चा करी है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबंध प्रशासन एवं संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रबंध प्रशासन एवं संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से इसमें अंदर प्रबंध है क्या करता है, उद्देश्यों को क्या करता है, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना बनाते हैं हम। प्रबंध क्या है, किसी भी व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना बनाता है। प्रशासन क्या करता है, उन उद्देश्यों को निर्माण करता है, निर्धारण करता है, उन उद्देश्यों को क्या करता है, निर्धारण करता है। प्रबंध उन योजनाओं को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, प्लानिंग करता है। और संगठन के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जितनी भी वस्तुएं हैं, मानव है, मशीनरी है, और जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी उनका क्या करना है, संगठन करना है, कार्यों का विभाजन करना है और उप विभाजन करना होता है। अंतर का जो हमारा नेक्स्ट आधार है कार्य, ठीक है। तो प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों को कार्यों का निर्देशन, समन्वय और अभिप्रेरण आदि किया जाता है। कर्मचारियों के कार्यों का निर्देशन करना, नियंत्रण करना, समन्वय करना, अभिप्रेरण आदि क्रियाएं करते हैं। प्रशासन के अंतर्गत क्या किया जाता है, लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। प्रशासन के अंतर्गत क्या करते हैं, लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। संगठन के अंतर्गत क्या है, संगठन के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्था के कर्मचारियों के मध्य क्या किया जाता है, संबंध स्थापित करना। संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के मध्य क्या किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है गठन। इसके लिए प्रबंध के लिए विभागीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक और पर्यवेक्षक, विभागीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक और पर्यवेक्षक का गठन किया जाता है। प्रशासन में प्रबंधकीय संचालक, अध्यक्ष मंडल एवं महाप्रबंधक की नियुक्ति किया जाता है या फिर उनका गठन किया जाता है। संगठन में उच्च प्रबंधक, मध्य प्रबंधक और प्रबंध स्तरीय प्रबंधक, प्रथम स्तरीय प्रबंधकों का क्या किया जाता है, संगठन बनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्कधार नीतियाँ।
प्रबंध के अंतर्गत नीतियों का क्या किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है। प्रबंध के अंतर्गत क्या किया जाता है, नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। प्रशासन में नीतियों का निर्धारण किया जाता है और संगठन में क्या किया जाता है, नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। नीतियों का क्या किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है। दायित्व, दायित्व प्रबंध का दायित्व प्रबंधक दायित्व वहन करता है। क्या करता है, प्रबंधक दायित्व वहन करता है। और जो प्रशासन है व्यवसाय को पूंजी प्रदान करता है। व्यवसाय जो प्रशासन है व्यवसाय को पूंजी प्रदान करता है और संगठन है प्रबंधक प्रशासन एवं समन्वय स्थापित करता है। संगठन प्रबंध प्रशासन समन्वय स्थापित करता है। प्रबंध का दर्शन, प्रबंध दर्शन के आधार पर हम प्रबंध प्रशासन और संगठन में अंतर देखेंगे। दर्शन व्यवसाय के आँख नाक कान और पैर। प्रबंध क्या है, व्यवसाय के आँख नाक कान और पैर है। और प्रशासन है व्यवसाय का मस्तिष्क है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रबंध क्या है, व्यवसाय का आँख नाक कान और पैर है। प्रबंध क्या है, व्यवसाय के आँख नाक और पैर है। प्रशासन व्यवसाय का मस्तिष्क है और संगठन है वो संपूर्ण शरीर है। संपूर्ण शरीर की रचना क्या है, संगठन है। तो इस प्रकार से हम जो प्रबंध प्रशासन और संगठन है इन तीनों का जो अंतर है अगर परीक्षा में आता है तो इसको इसी प्रकार से लिखना है। व्यवसाय अध्ययन के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो प्रबोध परीक्षा बोध से महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कड़ी हम कर रहे हैं उसमें आज के प्रमुख जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है प्रबंध के प्रमुख कार्य। प्रबंध के प्रमुख कार्य क्या है, तो इसको मैं क्लास में आप लोगों को समझाई थी। इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म पासवर्ड के रूप में याद करिएगा। P फॉर प्लानिंग नियोजन, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन संगठन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग नियुक्तिकरण, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन समन्वय, CO कंट्रोलिंग नियंत्रण, D फॉर डायरेक्टिंग। तो प्रबंध के प्रमुख कार्य है नियोजन करना, संगठन करना, नियुक्तिकरण करना, नियंत्रण करना, समन्वय स्थापित करना और निर्देशन करना। ये प्रबंध के क्या है, प्रमुख कार्य है। जितने भी मार्ग के पूछे जाएंगे तो जैसे जैसे मार्क रहेगा वैसे वैसे आपको इसको व्याख्यात्मक रूप से इसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा निर्देशन के तत्व क्या है। निर्देशन के तत्व मतलब डायरेक्टिंग के अंतर्गत हम कौन कौन से कार्य या क्रियाएं करते हैं। तो डायरेक्टिंग के अंतर्गत हम पर्यवेक्षण करते हैं, संदेश वाहन करते हैं, नेतृत्व करते हैं एवं अभिप्रेरित करते हैं, समन्वय करते हैं। तो निर्देशन के तत्व के अंतर्गत हम जो प्रमुख कार्य करते हैं, पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं, मतलब जो हमारे अंदर या जो भी प्रबंधक के अंतर्गत कार्य अंडर काम करते हैं और जो प्रबंधक को कार्य दिए गए हैं उन लोगों का क्या करना है, सुपरविज़न या पर्यवेक्षण करना, उनके बीच संदेश वाहन मैसेजेस पहुंचाना, उनको नेतृत्व प्रदान करना मतलब उनका लीडरशिप करना, नेतृत्व करना, उनको अभिप्रेरित करना एवं व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनके मध्य क्या स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। ये क्या है, निर्देशन के प्रमुख तत्व होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा इस मतलब प्रबंध की प्रकृति एवं सिद्धांत से जो मैं अंतिम प्रश्न ले रही हूँ, इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट यूनिट है प्रबंध की प्रकृति एवं सिद्धांत महत्व, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, ये जो हमारा यूनिट है ये खत्म हो जाएगा। तो प्रबंध की 5 विशेषताएं बताइए। प्रबंध की 5 विशेषताएं, तो लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में इसको पूछा जा सकता है। तो प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रबंध की 5 विशेषताओं में फर्स्ट है प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रोसेस है, प्रबंध लगातार चलने वाली एक विशिष्ट प्रक्रिया है।
दूसरा है प्रबंध उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण प्रक्रिया है। जो प्रबंध है वो उद्देश्यपूर्ण होता है और प्रभावपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि हम प्रबंध व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं, इसलिए ये बहुत प्रभावपूर्ण होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध की क्रियाएं एक दिन के लिए नहीं होती। अगर व्यापार हमारा, जब तक हमारा व्यापार व्यवसाय चल रहा है तब तक हमको प्रबंधकीय कार्य करने पड़ते हैं। साथ ही साथ हमारे जो प्रबंध सार्वभौमिक है, अर्थात प्रबंध हर जगह है, हर जगह हमको क्या करना पड़ता है, प्रबंध करना पड़ता है। तो इसलिए प्रबंध क्या है, एक सामूहिक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। प्रबंध के अंतर्गत पहले ही बताए थे 5M है ना, मानव, मशीन, मटेरियल, मेथड, इन सब का क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं। इसीलिए क्या है, ये प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। व्यक्तियों को कार्य कराने की कला को ही क्या कहा जाता है, प्रबंध कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, प्रोग्रेसिव है। प्रबंध क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब वो कंटिन्यूस चलते रहती है, मूविंग होती रहती है, गतिशील होते रहती है। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें से कम प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व से ही 7 या 8 मार्क के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम प्रश्न लेंगे प्रबंध के सिद्धांत से। प्रबंध के सिद्धांत चैप्टर को हम लोग लेंगे। आज हम प्रबंध की प्रकृति एवं सिद्धांत इस यूनिट के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न बन के आता है प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत किसे कहते हैं? प्रबंध के सिद्धांत से तात्पर्य व्यावसायिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, व्यावसायिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन मान्यताओं, परंपराओं एवं नियमों का अनुसरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि न्यूटन का सिद्धांत है। न्यूटन ने क्या का सिद्धांत दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, जिसमें हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे गिरती है वो किस कारण गिरती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना। तो एक सिद्धांत बन गया है। तो ये जितने भी जो वैज्ञानिक है इस नियमों का पालन करके बहुत सारे आविष्कार करते हैं और बहुत सारे आविष्कार होते रहे हैं। तो यही है कि प्रबंध को भी चलाने के लिए जिन नियमों, परंपराओं और आदि का पालन किया जाता है, अनुसरण किया जाता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो बन के आता है, वैज्ञानिक प्रबंध का अभिप्राय किसे कहते हैं? पहले प्रबंध का सिद्धांत, दूसरा है वैज्ञानिक प्रबंध का अभिप्राय क्या है। तो वैज्ञानिक नाम से ही जुड़ा है, ऐसा प्रबंध है ना। वैज्ञानिक प्रबंध ऐसा प्रबंध जिसको हम साइंटिफिक तरीके से करेंगे, वैज्ञानिक तरीकों से करेंगे, ना कि पुरानी रीति रिवाजों, रूढ़ी परंपराओं को मानकर नहीं करेंगे। जो आज हमारे जो वास्तविक तथ्यों है, निष्कर्ष है, सिद्धांत है, नियम है, उसके आधार पर जब हम विशेष टेक्निकों को अपनाकर जो कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले क्या रहता है, किसी भी किसी भी विषय पे शोध करते हैं, कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद जो परिणाम निकलता है वो भी प्रयोग के आधार पे आधारित रहता है। उसके बाद जो परिणाम निकलते हैं वो प्रयोग के आधार पर होते हैं और वो जो क्या होते हैं, सर्वमान्य सत्य होते हैं। तो और नियम तो होते ही हैं, टेक्निक भी होती है। तो इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक प्रबंध कहा जाता है, जिसके लिए हमको बहुत सारे नियम, कानून, इसको ध्यान में रखते हुए हम कार्य करते हैं और उसका बहुत अच्छा परिणाम आता है। इसी को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक प्रबंध कहा जाता है। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने जो भी सिद्धांत दिए हैं वो
ऐसी नहीं थे, है ना। वो पूरे तरीके से किसके आधार पर था, प्रयोग के आधार पर था। तो जो प्रयोग के आधार पर सर्वमान्य सत्य होते हैं और नियम कानून होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक प्रबंध कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न आता है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत लिखिए। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत लिखिए। ये भी प्रश्न है जो बार बार बोर्ड में पूछा गया है और इस साल भी बोर्ड में पूछा जा सकता है। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, तो वैज्ञानिक पद्धति ना कि अंगूठा टेक नियम, है ना। जो टेलर के सिद्धांत है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति है, ना कि अंगूठा टेक नियम। दूसरा है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में सहयोग की भावना होती है, ना कि टकराव की। व्यावसायिक उद्देश्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है कि जब क्या हो जाएगी, सहयोग की भावना होगी, ना कि टकराव की। नेक्स्ट है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, है ना। यहाँ पे जो जो प्रबंध है हम व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं और बहुत लोग मिल के कार्य करते हैं, इसलिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद होना चाहिए। तो ये नियोजन ना कि तथार्थवाद, है ना। यहाँ पे जो भी कार्य करना है वो उसको किससे करना है, नियोजन प्लानिंग से करना है, ना कि तथार्थवाद से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है 1, 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि मानसिक क्रांति, मानसिक क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो मैं क्लास में भी आपको अच्छे से बताई थी, मानसिक क्रांति, जिस भी विषय में क्रांति शब्द लग जाता है, इसका तात्पर्य है जो हमारे दिमाग को पूरी तरह से, जो पहले था उससे पूरी तरह से बदल दे, तो उसी को क्या कहा जाता है, क्रांति कहते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन। तो ये जो प्रबंध के सिद्धांत है वो लोगों के जो मनोमस्तिष्क है, जो उनकी पूर्व धारणाएं थी और वर्तमान धारणाएं हैं, उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है, मानसिक क्रांति कहते हैं। अर्थात प्रबंध को समझने के बाद, प्रबंध को समझकर जो कार्य करते हैं उनका जो क्या है, मानसिक, उनका मन मस्तिष्क में परिवर्तन हो जाता है और वो परिवर्तन और चिंतन के आधार पर कार्य करता है, उसी को क्या कहा जाता है, मानसिक क्रांति कहा जाता है। आदेश की एकता किसे कहते हैं, इसको भी मैं बताई थी। आदेश की एकता मतलब प्रबंध के 4 स्तर है ना। तो प्रबंध के स्तरों के आधार पे क्या होना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और आदेश है ऊपर से नीचे की ओर प्रेषित होना चाहिए और हमेशा अधीनस्थों को किसी एक जो अपने अधिकारी से क्या होना चाहिए, आदेश प्राप्त होना चाहिए, ना कि कोई भी उनको आदेशित कर सके। इसमें क्या हो जाएगी, भ्रम की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आदेश की एकता का तात्पर्य है कि किसी एक व्यक्ति से ही किसी को, अधीनस्थों को आदेश मिलना चाहिए, ताकि कार्य करने में दोहरूपता न हो और कार्य आसानी से हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है निर्देश की एकता। निर्देश की एकता भी यही है कि जो निर्देशित करने वाला अधिकारी है, जो प्रबंध है, संचालक है या कोई भी हो, तो वो जो निर्देश है वो भी क्या होना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर क्या होना चाहिए, प्रसारित होना चाहिए, ताकि क्या हो, किसी को किसी भी प्रकार के कार्य में अड़चन ना हो, बाधा ना हो, कन्फ्यूजन ना हो और क्या है, कार्य आसानी से समन्वयपूर्ण हो सके और कार्य के बहुत अच्छे परिणाम आए। तो इसी को क्या कहा जाता है, निर्देश की एकता कहा जाता है। प्रबंध के सिद्धांत से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं, या तो टेलर के प्रबंध के सिद्धांत या फिर हेनरी फेयोल के प्रबंध के 14 सिद्धांत। इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों के सिद्धांतों पर ही निर्भर है। इनके सिद्धांतों को आपको पूरा जो लिस्ट है 14 सिद्धांत और टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो आज चर्चा करेंगे हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत के बारे में। हम जानेंगे कि उनके 14 सिद्धांत कौन कौन से, और इसको आप बिल्कुल रट्टा मान लीजिएगा। तो पहला जो सिद्धांत है श्रम विभाजन का सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है हेनरी फेयोल का श्रम विभाजन का
सिद्धांत। दूसरा अधिकार एवं दायित्वों के हस्तांतरण का सिद्धांत। दूसरा है अधिकारों एवं दायित्वों का हस्तांतरण का सिद्धांत। तीसरा है अनुशासन का सिद्धांत। तीसरा क्या है? अनुशासन का सिद्धांत। चौथा है आदेश की एकता का सिद्धांत। पांचवा है निर्देश की एकता का सिद्धांत। छठवा है कर्मचारियों को पारिश्रमिक का सिद्धांत। कर्मचारियों को पारिश्रमिक का सिद्धांत। आठवां है केंद्रीकरण का सिद्धांत। आठवां है केंद्रीकरण का सिद्धांत। नौवां है व्यवसाय में व्यवस्था का सिद्धांत। नौवां है व्यवसाय में व्यवस्था का सिद्धांत। 10वां है समता का सिद्धांत। 10वां है समता का सिद्धांत। 11वां है स्थायित्व का सिद्धांत। 11वां है स्थायित्व का सिद्धांत। 12वां है पहल शक्ति सिद्धांत। 12वां क्या है? पहल शक्ति सिद्धांत। 13 है पदाधिकारियों में आपस में संपर्क का सिद्धांत। पदाधिकारियों में आपस में संपर्क का सिद्धांत। और लास्ट है सहयोग एवं सहकारिता, अर्थात 14वां सिद्धांत है सहयोग एवं सहकारिता का सिद्धांत। तो ये आपको हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत है, ये आपको मस्ट याद होने चाहिए। और इसकी जो व्याख्या है ये तो 1, 2, 3, 4 नंबर में टुकड़े टुकड़े में पूछा जाता है, जिसको मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। नेक्स्ट है टेलर के प्रबंध के सिद्धांत। तो इनके भी जो सिद्धांत है वो बहुत बड़े हैं, लेकिन कम से कम हम इसमें 6-7 पॉइंट है जिसको आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो पहला जो सिद्धांत है कार्यानुमान का सिद्धांत। टेलर का जो पहला सिद्धांत है कार्यानुमान का सिद्धांत, मतलब हमको कौन से कार्य करने हैं उसका नियोजन तो करते हैं, साथ ही हमको अच्छी तरीके से उनका जो परिणाम, हमको अच्छी परिणाम चाहिए उनको अनुमान लगा कर रखना चाहिए। तो पहला है कार्यानुमान का सिद्धांत। दूसरा है प्रयोग का सिद्धांत। उन्होंने ये जो सिद्धांत है वो ऐसे ही नहीं दिए, प्रयोग पे आधारित है। जैसे उन्होंने समय अध्ययन पर प्रयोग किया, गति अध्ययन पर प्रयोग किया, थकान अध्ययन पर प्रयोग किया। तो समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन, ये दूसरा प्रयोग का सिद्धांत है। तीसरा है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत अर्थात जो नियोजन के सिद्धांत बने हैं उसी के आधार पे हमको क्या करना है, अपना जो प्रबंध करना है। उसके बाद फोर्थ है वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत। टेलर कहते हैं कि अपने जो कर्मचारियों हैं वो उनको समय समय पर चयन एवं प्रशिक्षण कराना चाहिए, इसलिए ये जो चौथा है वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत। पांचवा है कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का कार्य अर्थात कोई एक व्यक्ति बहुत सारे कार्यों को नहीं कर सकता, लेकिन उसको व्यवसाय के व्यावसायिक उद्देश्य को पाना है तो कार्यों को टुकड़े टुकड़े में विभाजित करना चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है? कार्य विभाजन का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेरणात्मक मजदूरी। प्रेरणात्मक मजदूरी अर्थात समय समय पर अगर कोई व्यक्ति अधिक अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कार सहित पुरस्कार के साथ प्रेरणात्मक मजदूरी देनी चाहिए। सातवां है मानसिक क्रांति, अर्थात ये जो हमारा जो व्यावसायिक उद्देश्य को पाने के लिए सिद्धांतों का प्रयोग करके क्या इन सिद्धांतों के माध्यम से क्या हो जाता है, जो प्रबंध के जितने भी स्तर है, 4 स्तर है, चारों स्तर में क्या होनी चाहिए, मानसिक क्रांति आनी चाहिए, मेंटल रिवोल्यूशन, ताकि व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है आधुनिक यंत्र एवं उपकरणों का सिद्धांत। जहाँ भी वैज्ञानिक शब्द जुड़ा है इसका मतलब आधुनिक तकनीकों, यंत्रों और मशीनरी का प्रयोग तो होना ही है। इसलिए जो वैज्ञानिक टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत है उसमें क्या कहा गया है, आधुनिक यंत्रों और मशीनरी उपकरणों का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार ये टेलर के और फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत है जो आपको 6-7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, उसमें फुल मार्क दिला सकते हैं। तो आप इसको बार बार इसको सुनिएगा और इसको बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। प्रबंध के सिद्धांत से और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे ये है कि समय अध्ययन एवं गति अध्ययन दोनों में अंतर। तो बच्चों, जैसे कि मैं आप लोग को क्लास में समझाई हूँ, समय अध्ययन एवं गति अध्ययन ये टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का भाग है।
तो समय अध्ययन से है कि जो इन्होंने जो कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिकों के ऊपर यह प्रयोग किया कि किसी कार्य को करने में लगने वाला समय और उसमें समय गति के कारण ही होता है। कोई किसी काम को तीव्र गति से करता है और उसी काम को कोई धीरे से करता है। तो ये जो प्रबंध को और अच्छा बनाने के लिए, प्रबंध में सुधार के लिए उन्होंने इसका पर्टिकुलर अध्ययन करवाया था, है ना। समय अध्ययन के अंतर्गत हम किसी कार्य को करने में लगने वाले समय का अध्ययन करते हैं, और गति अध्ययन के अंतर्गत उस कार्य को करने में कितने गति से हम उस कार्य को करते हैं, धीरे करते हैं या फास्ट करते हैं, ये गति कहलाती है। तो उसी गति का अध्ययन करते हैं कि जैसे कि एक टास्क किसी कारखाने में मजदूरों को दिया गया कि आपको 1 घंटे के अंतर्गत आपको 50 नग साबुन का उत्पादन करना है। तो 1 घंटे के अंतर्गत एक टोली में श्रमिकों ने 1 घंटे के अंदर उसका उत्पादन कर दिया, और दूसरे श्रमिकों ने केवल 40 साबुन का ही उत्पादन किया। तो निष्कर्ष ये निकला कि एक टोली है, वहाँ पे तो उनकी गति अच्छे से कार्य कर रहे हैं। 1 घंटे में उनकी गति इतनी है कि 100 साबुन का उत्पादन कर सकते हैं, और दूसरा जो समूह है उस चीज़ का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेन जो डिफरेंस है ये यही है कि इस समय अध्ययन में हम कार्य में लगने वाले समय का अध्ययन करते हैं, और गति अध्ययन में हम किसी कार्य को कितनी ऊर्जा के साथ, कितनी गति के साथ करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये भी 1, 2, 3 किसी भी नंबर में इसको पूछा जा सकता है, परिभाषा, व्याख्या, अर्थ के रूप में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बन के आता है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला किसे कहते हैं? तो मैंने क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से बता दिया था, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आपको एक बार अच्छे से बता रही हूँ। सोपान श्रृंखला मतलब किसी उद्योग, व्यापार या व्यवसाय में जो हमारा प्रबंधकीय ढांचा रहता है, ढांचा जिसके अंतर्गत प्रबंध के जितने भी स्तर, चाहे उच्च स्तर है, निम्न स्तर है और मध्य स्तर है, इनके कर्मचारियों का जो श्रृंखला रहता है, उच्च से निम्न या निम्न से उच्च की जो श्रृंखला रहती है, प्रबंधक से लेकर नीचे मजदूरों तक की जो श्रृंखला होती है, उसी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? सोपान श्रृंखला कहा जाता है। और जो आदेश है और निर्देश है, ये इसी श्रृंखला के अंतर्गत चलते हैं, इसी श्रृंखला को पालन करते हुए चलते हैं। मतलब आदेश या निर्देश में एकता होनी चाहिए, अर्थात यदि आदेश या निर्देश दिया जाए तो ऊपर से नीचे की ओर होनी चाहिए। तो यही जो प्रबंधक से निम्न स्तर तक की जो श्रृंखला होती है, उसी को क्या कहा जाता है? सोपान श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट है टेलर एवं फेयोल के विचारों में क्या समानता थी? तो टेलर एवं फेयोल दोनों की जो विचार है, उनका तो मकसद ही यही था कि प्रबंधकी व्यवस्था में सुधार करना या प्रबंधकी कार्य में सुधार करना। उनके जो सिद्धांत है वो उनमें उनको और अधिक बेहतर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं। तो इन सिद्धांतों में जो समानता थी वो प्रबंधकी कार्यों में क्या करना? सुधार लाना। दूसरा है प्रबंधकीय दोषों का निवारण। प्रबंध के संबंध में जितने भी कुछ दोष थे, जैसे कि समय अधिक लेना, किसी कार्य को स्लो करना, तो इस टाइप के जो दोष थे उनका निवारण करने के लिए क्या किया गया? ये प्रबंध के सिद्धांत बनाए गए। तीसरा है मानवीय व्यवहार का सिद्धांत, है ना। मानवीय व्यवहार के सिद्धांतों की समानता थी, मतलब इनके सिद्धांतों में मानवीय हित को सर्वोपरि रखा गया, ना कि प्रबंधकीय ये संस्थाओं के हित से ऊपर किसको रखा गया? मानवीय हित को रखा गया। उसके बाद क्या कहा गया? प्रबंध एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान अर्थात हम अपने आसपास परिवेश को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए कार्य को अच्छी तरीके से उत्पादकतापूर्ण करना। इसलिए क्या कहा गया है? जो इनके दोनों के मतों में समानता थी, क्या थी? ये सामाजिक विज्ञान कहा गया है। नेक्स्ट है प्रबंधकी
कार्य की व्यवस्था, इनके जो विचार है उनमें क्या किया गया, प्रबंधकीय कार्य की व्यवस्था एवं स्पष्टता थी। प्रबंधकीय कार्य की क्या थी, स्पष्टता थी। प्रबंधकीय कार्यों में किसको महत्व दिया गया, दोनों ने नियोजन या प्लानिंग को क्या किया गया, इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। किसको इम्पोर्टेंस दिया, महत्व दिया, नियोजन को महत्व दिया। नेक्स्ट है अर्जित प्रतिभा, दोनों ने ही चीज को माना कि प्रबंध केवल जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, प्रबंध क्या है, एक अर्जित प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान और अच्छी शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षण करके क्या कर सकता है, एक बेहतर प्रबंध की कार्य को सीख सकता है। इसलिए क्या है, एक प्रबंध क्या है, एक अर्जित प्रक्रिया है। तो ये क्या थे, इनके जो विचारों में समानता पाई गई थी। प्रबंध के सिद्धांत में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जा सकता है, वो प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंध के दोष, है ना। वैज्ञानिक प्रबंध के दोष लिखिए। तो वैज्ञानिक प्रबंध के दोष में पहला लिखेंगे श्रमिकों के कार्यों में वृद्धि। श्रमिकों के कार्यों में वृद्धि, क्योंकि जो टेलर महोदय है इन्होंने श्रमिकों के जो कार्यों पर विशेष शोध किया, प्रयोग किया और उनमें समय एवं गति अध्ययन के बारे में बहुत अच्छे से शोध करके बहुत सारे सिद्धांत बनाए। तो इसमें जो बहुत सारी जो बातें हैं वो क्या दर्शाती थी कि कर्मचारियों के या मजदूरों के या श्रमिकों के कार्य में वृद्धि हो सकती थी। दूसरा है श्रमिकों को कम महत्व दिया गया, है ना। इनके सिद्धांत के दोष है कि इनमें श्रमिकों को कम महत्व दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने टेलर ने अपने श्रमिक और कुशल श्रमिकों को इस टाइप से बांटा है ना, कि कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक, है ना। तो उनके बीच में ये बेकारी की समस्या उत्पन्न होने का या बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने का भी खतरा मंडराते रहता है। तो ये भी क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध के दोष हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अभाव, है ना। इसके अंतर्गत लगातार जो श्रमिकों के ऊपर निगरानी, है ना, उनको निर्देशित या फिर उनको नियंत्रण करना है। तो इससे क्या है, उनका जो स्वतंत्रता है बहुत हद तक हनन होने का की बात आती है। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण दोष है। इसके साथ ही श्रमिकों के कार्य में क्या हो जा रही है, वृद्धि हो रही है ना। तो ये भी इसका दोष है। और श्रमिकों की बातों को महत्व ना देना या उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देना, इस टाइप की समस्या भी इसके दोष के अंतर्गत लिखे जा सकते हैं। तो ये क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध के महत्वपूर्ण दोष हैं, जो आपको कम से कम 5, 6 या 7 पॉइंट है जो अपने मन से खुद से बना के या अच्छे से पढ़ के लिख सकते हैं। इसी के साथ प्रबंध के सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर हमने चर्चा कर ली है। जो भी अलग बातें इस चैप्टर से आई है, जैसे कि समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, मानसिक क्रांति, सोपान श्रृंखला, समन्वय, निर्देश की एकता, आदेश की एकता, ये सबको मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लास में भी समझा दिया है और वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझा रही हूँ कि वो आपके पेपर अच्छी जाए। ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट होता है। व्यवसाय अध्ययन के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज कर रहे हैं, आज हम उसमें नियोजन चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो उसके प्रश्नों को हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नियोजन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो नियोजन की प्रमुख विशेषताएं, पहला क्या लिखेंगे हम, नियोजन क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है।
किसी भी कार्य को करने से पहले उसके उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं। उसके पश्चात हम उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, प्रॉपर योजना बनाते हैं कि कितना हमको पूंजी लगेगी, कितने कर्मचारी लगेंगे, कितने समय में इसको करना है। तो इसी कारण क्या होता है, नियोजन हमेशा क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। दूसरा है नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। नियोजन है किसी भी कार्य को करने से पहले हमको क्या करनी पड़ती है, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। चाहे व्यवसाय हो या घरेलू हो या किसी भी फंक्शन या कोई भी कार्य है, उसमें सबसे पहले हमको क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम इस प्रकार के हमको कार्य है, हमारा लक्ष्य है, तो उसको किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। तो ये क्या होता है, हमारा जो प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है नियोजन। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ दिन तक से कुछ प्लानिंग को किए उसके बाद उस कार्य को छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। नियोजन की प्रक्रिया क्या है, जब तक कोई व्यापार, व्यवसाय या कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक प्रक्रिया के रूप में क्या है, वो चलते रहती है। इसलिए नियोजन को क्या कहा गया है, नियोजन एक प्रक्रिया है। उसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कि नियोजन सर्वव्यापक है, अर्थात चाहे प्रबंधकीय कार्य हो, चाहे घरेलू कार्य हो, चाहे अन्य किसी कार्य के लिए हर जगह क्या होता है, प्रबंध अनिवार्य होता है, नियोजन अनिवार्य होता है। इसी कारण क्या कहा गया है, जो नियोजन है वो क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे, नियोजन भविष्य के लिए योजनाएं तय करता है, भविष्य का दर्पण होता है। अर्थात नियोजन करने हम भविष्य में कौन सी क्रियाएं करेंगे, कौन सी क्रियाएं नहीं करेंगे, तो इसी कारण कहते हैं कि नियोजन क्या होता है, भविष्यवादी होता है। नेक्स्ट है नियोजन क्या होता है, नियोजन करने के लिए हमको क्या होता है, सामान्य जो उच्च प्रबंधक रहते हैं वो है क्या होते हैं, उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाया जाता है। जो प्लानिंग का कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का प्रमुख रूप से होता है। और जो उच्च प्रबंधक है वो MBS है या जो भी संस्था के प्रमुख है, वे क्या होता है, ये बौद्धिक प्रक्रिया है। इसी कारण क्या होता है, नियोजन करने से पहले क्या करनी पड़ती है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में ये जो नियोजन की प्रमुख विशेषताएं हैं ये पूछी जा सकती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन की तकनीकों का प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अर्थात नियोजन करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स है ना, नियोजन करने के लिए कौन कौन से स्टेप या कौन कौन सी तकनीकी अपनाते हैं उसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले है कि नियोजन करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। जो नियोजन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है लक्ष्य निर्धारण से। तो नियोजन प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है या फर्स्ट स्टेप है लक्ष्य का निर्धारण करना। लक्ष्य जब निर्धारित हो जाएंगे तो दूसरा हमारा जो प्रमुख कार्य रहेगा कि इन लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त करना है। जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक विधियों का निर्धारण करना कि हम इन लक्ष्यों को किस किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद वैकल्पिक विधियां हो गई तो उन विधियों को कार्य विधि में किस तरह से तब्दील करना है ना। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कार्य विधियों में बांटने के बाद वैकल्पिक कार्य निर्धारण करने के बाद उसका हम मूल्यांकन करेंगे कि क्या बोलते हैं वो जो हम जिन उद्देश्यों के लिए हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट जो हमारा है कार्य करने की सर्वोत्तम विधि, चौथा पॉइंट हमारा रहेगा कि नियोजन का चौथा चरण रहेगा कि कार्य करने की सर्वोत्तम विधि का क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ पॉइंट रहेगा उप योजनाओं का निर्माण करना पड़ेगा, है ना। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और छोटे छोटे हमको क्या करने पड़ेंगे, योजनाएं बनाने पड़ेंगे।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रियाओं का जो भी हमको क्रियाएं करने हैं उसका क्रम निर्धारित करेंगे कि कौन कौन सी क्रिया पहले करेंगे, कौन सी क्रिया बाद में करेंगे। तो ये क्या है, नियोजन के प्रथम जो 5-6 चरण है उसके बारे में हमने चर्चा की है। इसको एग्जाम्पल से इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो किसी व्यवसाय में क्या करना है, वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो सबसे पहले हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि हमको उस वस्तु कितनी मात्रा में उत्पादन करना है और कितने दिन में उस वस्तु का उत्पादन करना है। ठीक है, उसके बाद हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले हमारा लक्ष्य निर्धारण हो गया, उसके बाद इनके लिए वैकल्पिक विधियों का निर्धारण करेंगे। वे ऐसी ऐसी विधियाँ खोजेंगे जिससे उत्पादन की लागत क्या हो सके, कम हो सके, और जो सही समय हमारा है उसमें वस्तु का उत्पादन हो सके। तो इसके साथ इसके बाद हमने उसका क्या कर लिया है, विधियों का निर्धारण कर लिया है। उसके बाद उन वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन करेंगे कि वह सही तरीके से जो निर्धारित लक्ष्य को है वो पाने में कारगर है कि नहीं। उसके बाद हमने 4th पॉइंट लिखा है, कार्य करने की सर्वोत्तम विधि। हम ऐसी विधियों का चयन करेंगे कि हमारी जो उत्पादन लागत है वो कम हो जाए, वस्तु का उत्पादन हो, सही समय पे हो, उत्पादन लागत कम हो और लाभ प्राप्त हो सके। तो यही है कार्य करने की सर्वोत्तम विधि का चयन करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उप योजनाओं का निर्माण। उप योजनाओं के निर्माण के अंतर्गत हम और किसकी छोटी छोटी योजना बनाएंगे कि मान लो उत्पादन का कार्य हम कर रहे हैं, वो उसके लिए मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी, कितने लोग की आवश्यकता पड़ेगी, कितने दिन में उत्पादन होगा, ये कौन कौन व्यक्ति कौन कौन सा कार्य करेंगे, इन सब का क्या होगा, उपयोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद हम क्रियाओं का क्रम निर्धारित करेंगे, है ना। अब उसको जैसे उत्पादन कार्य में सबसे पहले तो रहता है कि हमने लक्ष्य निर्धारण कर लिया है कि उत्पादन करना है ना। तो किस वस्तु का उत्पादन करेंगे, उसके लिए कच्चे माल की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, उस वस्तु के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मशीनरी उपयोग में लाई जाएगी, उसके बाद पूंजी कितनी लगेगी, श्रम कितना लगाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें को क्या करेंगे, व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, नियोजन प्रक्रिया के प्रमुख चरण, है ना। ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2014 2016 लगातार ये जो प्रश्न है वो आए हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की कड़ी में। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नियोजन के महत्व या लाभ को समझाइए। नियोजन के महत्व या लाभ, ये भी 2016 2018 2021 ये निरंतर ये जो प्रश्न हैं पूछे गए हैं कि नियोजन का महत्व या लाभ। तो नियोजन का पहला जो महत्व या लाभ है, सबसे पहला तो उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। अगर हम बिना उद्देश्य के या बिना नियोजन के कोई कार्य करेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएगा। तो पहला तो है कि उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है, उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक। दूसरा है भावी अनिश्चितताओं को कम करने में सहायक। जो प्लानिंग है, नियोजन है, वो क्या करता है, भावी अनिश्चितताओं को कम करने में सहायक होता है। तीसरा हम लिखेंगे कि व्यवसाय के जो नियोजन है वो प्रमाप निर्धारण का कार्य करता है, अर्थात नियोजन नियंत्रण के प्रमाप स्थापित करता है कि इसके अंतर्गत हम जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से लोगों को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि बिना नियंत्रण के भी कार्य संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करता है, ये नियंत्रण के लिए प्रमाप निर्धारित करता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रबंध के लाभ है कि किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण करने में क्या करता है, लाभदायक होता है। हम बिना प्लानिंग के अगर कोई कार्य करेंगे तो वो कब तक संभव हो पाएगा, ये हम कह पाना हमारे लिए अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन अगर प्लानिंग से हम कार्य करते हैं तो उस कार्य को समय रहते हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 5th पॉइंट रहेगा कि निर्णय लेने में सहायक रहता है। नियोजन क्या करता है, निर्णय लेने में सहायता करता है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, नियोजन क्या करता है, अभिप्रेरणा का
कार्य भी करता है। नियोजन क्या करता है? अभिप्रेरणा का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार ये जो नियोजन के लाभ हैं ये दीर्घ उत्तरी में पूछे जा सकते हैं। नियोजन के सिद्धांतों को समझाइए। नियोजन के सिद्धांतों को समझाइए, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो 2019 में ये प्रश्न को स्पेशली पूछा गया था। तो इसके जो उत्तर होंगे, पहला है उद्देश्यों के प्रति योगदान का सिद्धांत। पहला हमारा जो है उद्देश्यों के प्रति योगदान का सिद्धांत, अर्थात प्लानिंग हमको उद्देश्यों को सफल बनाने में मदद करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? उद्देश्यों के प्रति योगदान का सिद्धांत। दूसरा क्या है? जो नियोजन की मान्यताओं का सिद्धांत। दूसरा हमारा जो सिद्धांत है नियोजन की मान्यताओं का सिद्धांत, अर्थात नियोजन है किसी न किसी मान्यताओं के आधार पर ही किया जाता है, सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, इसीलिए क्या है? नियोजन की मान्यताओं का सिद्धांत। तीसरा है कार्यकुशलता का सिद्धांत, अर्थात हमको नियोजन क्या करता है? कार्यों को कुशलता पूर्वक करने में सक्षम बनाता है, इसीलिए तीसरा सिद्धांत है कार्यकुशलता का सिद्धांत। चौथा हमारा सिद्धांत है लोच का सिद्धांत। लोच का सिद्धांत कहता है कि नियोजन है वो एकदम रिजिड या नहीं होता, फिक्स नहीं होता, वक्त, परिस्थिति या समय के आधार पर क्या होता है? नियोजन में परिवर्तन होते रहते हैं। इसी कारण क्या है? लोचशीलता का सिद्धांत। लोचशीलता का सिद्धांत। पांचवा है व्यापकता का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत क्या है? व्यापकता का सिद्धांत, अर्थात नियोजन क्या होता है? व्यापक रहता है, इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक रहता है, सीमित न होकर नियोजन का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, अर्थात हर क्षेत्र में किसकी आवश्यकता होती है? प्लानिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है समय का सिद्धांत। समय का सिद्धांत अर्थात जो नियोजन है बनाए जाते हैं, प्लानिंग किए जाते हैं, वो हम एक निश्चित समय पे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ये 12वीं की परीक्षा अभी होने वाली है, हम टाइम टेबल बना के अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो हम एक समय निर्धारित किए हैं कि हमको पर सब्जेक्ट इतने दिन में कंप्लीट करना है, ताकि हमारी जो परीक्षाएं हैं उसमें अच्छे मार्क आ सके। तो यही है कि जो समय का सिद्धांत, क्या का सिद्धांत? समय का सिद्धांत। तो ये प्रश्न भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आए हुए हैं और आने की संभावना है।